आज एक और नए वीडियो के साथ। कल जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे हैं और समझे हैं। तो हम लोग छोटा सा रिवीजन लेते हैं कल की क्लास हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम बताए थे कि आवेश का खोज के बारे में सबसे पहले हम बताए थे। हम आपको बताए थे कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे आप पत्थर को रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है, स्वेटर ऊनी का खोलते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है, वो सब एक आवेश का सिंबल है। तो सबसे पहले ये प्रयोग जो देखा था, सबसे पहले वो आपका थेल्स वैज्ञानिक नामक, वो क्या किए थे कि एम्बर नामक पदार्थ को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या फिर तिनके को, उसमें गुण आ गया था आकर्षण करने का एम्बर में। तो इस तरह से माना गया कि एक आवेश उत्पन्न होता है और इसलिए आवेश का जो खोज का श्रेय जाता है थेल्स को जाता है। तो ग्रीक देश के निवासी थे और एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऐसा हम लोग इस चीज को समझे थे। फिर आगे बताए थे कि प्रयोग के द्वारा जो आवेश है वो कितने प्रकार के देखे थे, कितने प्रकार का होता है। तो प्रयोग के द्वारा जैसा था, ब्रह्मांड में सभी जोड़े वाली वस्तुएं जो होती है सबको आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये आप सोच लीजिए, आवेश उत्पन्न होने के लिए जिस पदार्थ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पदार्थ में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इस ऐसी अवस्था में हम 3 प्रकार के जोड़ा लिए थे और वो तीनों से हर बार सवाल आता है। पहला जोड़ा था कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ जब रगड़ते थे तो रेशम के कपड़े पर कांच का इलेक्ट्रॉन चला आता था। ऐसे स्थिति में कांच की जो छड़ था वो धनात्मक हो गया था और रेशम की जो छड़ था वो ऋणात्मक हो गया था। कारण क्या है? क्योंकि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी और रेशम के कपड़ा पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई थी। ठीक इसी प्रकार दूसरा जोड़ा था आपका एबोनाइट की छड़ ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल। एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल के साथ जब रगड़ेंगे तो बिल्ली के खाल या ऊनी वस्त्र धनात्मक हो जाएगा और एबोनाइट की छड़ है जो ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसा हम लोग दूसरा जोड़ा देखे थे। तीसरा जोड़ा देखे थे कि कांच की छड़ को एबोनाइट के छड़ के साथ यदि रगड़ा जाए तो रगड़ने के बाद कांच के छड़ धनात्मक और एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो गया था। 3 जोड़ा था। पहला जोड़ा याद कर लीजिए, कांच की छड़ रेशम के साथ। दूसरा जोड़ा आप याद कर लीजिए, एबोनाइट की छड़ ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल। तीसरा जोड़ा कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ के साथ। तो ऐसा हम घर्षण करने के बाद जो आवेश उत्पन्न हुआ था, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश। धन आवेश का सीधे सीधे मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋण आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इस तरीके से हम लोग पहुंचे थे, तब जाकर के स्पष्ट रूप से पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इसीलिए धन आवेश और ऋण आवेश का नाम रखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। 1750 ईस्वी में उन्होंने नाम दिया कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेश। वो अमेरिका के निवासी थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात और स्पष्ट की थी कि जब हम आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, यानी निरावेशित हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, चार्जेबल नहीं रहेगा, चार्जलेस हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया था। जैसे आप कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़े तो रगड़ने के बाद कांच का छड़ धनात्मक आया और रेशम का ऋणात्मक आया। तो ऐसे स्थिति में इसको पुनः रगड़िए, जैसे पहले अवस्था में था उदासीन यानी निरावेशित, ठीक उसी प्रकार पहले अवस्था में ही आ जाएगा यदि उसको आप दोबारा आपस में घर्षण करते हैं तब। तो इस तरह से हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है और फिजिक्स का पहला ब्रांच पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें इतना हम लोग की जानकारी प्राप्त किए। तो आगे चलते हम लोग विद्युत आवेश के डिफिनेशंस। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आपस में रगड़ने पर या घर्षण करने पर, इसका मतलब कि आवेश का डिफिनेशन क्या दिया जा सकता है? तो सिंपल, जब 2 पदार्थों को या 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं तो उसमें वस्तुओं को आकर्षण या विकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाए, तब ऐसा गुण उत्पन्न जो होता है तो इसी को आवेश या आवेशन कहा जाता है। याद रखिए, बिना रगड़े हुए आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जब आप घर्षण कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है
वो निकल करके दूसरे पदार्थ तक चला जाता है, तो ऐसे स्थिति में आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए डिफिनेशन हम बोर्ड पर लिखे हैं आवेश की, पर जब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, तो उसे ही आवेश या आवेशन कहा जाता है। पहली बात। दूसरा टॉपिक है विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, यानी कि आखिर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है, क्या इसमें भूमिका है आवेश में इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु आवेश उत्पन्न करना चाहता है, यानी कि निरावेशित उदासीन अवस्था से आवेशित होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन की अहम भूमिका होती है। सबसे ज्यादा अगर होती है तो इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है। तो बारी बारी से इसकी विशेषता को हम समझेंगे। हमने आपका 3 प्रकार की विशेषता लिया। पहला विशेषता है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सब परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु में एक खासियत है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए वो उदासीन होता है। चाहे वस्तु कंडक्टर रहे, नॉन कंडक्टर रहे, या सेमी कंडक्टर रहे, यानी चालक रहे, कुचालक रहे, या अर्धचालक रहे, ऐसे स्थिति में वो हर वक्त विद्युत का उदासीन होता है। ये दिमाग में आप हटा लीजिए। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। कोई भी परमाणु का जो भार होता है वो केंद्रीय भाग में ही समाहित होता है, यानी कि परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में होता है, और उसी केंद्र को नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरा है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो अंदर होता है वो एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर परमाणु के 2 कण पाया जाता है। एक को P कहते हैं, एक को N कहते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इसकी प्रकृति की बात कर ले तो प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इस तरह परमाणु का एक अपना संरचना होता है। संरचना क्या है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये बेसिक इसकी संरचना है। इसीलिए नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। समझिएगा ध्यान से। परमाणु उदासीन होता है पूरा परमाणु, लेकिन उसका नाभिक धनावेशित होता है। रीजन क्या है? इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसलिए न्यूट्रॉन का किसी प्रकार का प्रभाव उसके नाभिक पर नहीं पड़ता है, केवल प्रभाव पड़ता है तो प्रोटॉन की जैसी प्रकृति होगी वैसा ही प्रकृति नाभिक का होगा। तो प्रोटॉन का धनात्मक प्रकृति होता है तो नाभिक का भी धनात्मक हो जाएगा। सीधे सीधे कहिए परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं वो धनावेशित होता है। इसका मेन रीजन है प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, कुल संख्या को परमाणु भार कहा जाता है। इसीलिए आप चाहे बोलिए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, या कोई विद्यार्थी बोला कि परमाणु के नाभिक में भार पाया जाता है, ये दोनों सेम है। भार कहे का मतलब हुआ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, यानी भार को A से डिनोट करते हैं तो A बराबर P प्लस N। इसीलिए बात बताएं कि परमाणु के समस्त भाग उसके केंद्रीय भाग में होता है, नाभिक में होता है। भार का मतलब हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही भार कहलाता है। इसीलिए A बराबर P प्लस N फार्मूला होता है, जहां A को एटॉमिक मास कहा जाता है। इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, P प्रोटॉन की संख्या होता है और N है जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। चाहे यहाँ पर A लिखिए परमाणु के अंदर या फिर P प्लस N लिखिए, बात बराबर है। इतना उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। याद रखिए और कंसेप्ट समझिएगा, कोई भी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना प्रोटॉन की संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यानी Z बराबर P बराबर E होता है। यानी कि यदि किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो उस तत्व का नाम सोडियम है। कैसे? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है
उतना ही परमाणु की संख्या होता है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे हम आपको बताएं क्लोरीन का यदि परमाणु संख्या 11 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। तो पहला पॉइंट आपको कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया था, हमने बताया। प्रोटॉन को धनात्मक और न्यूट्रॉन को उदासीन होता है। अब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जो ऋणात्मक होता है, हमने बता दिया। इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो मूव करता है और अंदर में एक नाभिक होता है और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर। तो प्रोटॉन प्लस होने के कारण से और इलेक्ट्रॉन माइनस होने के कारण से दोनों आसानी से एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसीलिए परमाणु जो होता है वो ध्वस्त नहीं होने का काम होता है, इसकी संरचना खत्म नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रोटॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगा, इस तरह से कक्षा अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, यानी प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, परमाणु उदासीन और नाभिक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद कोई भी कंडीशन में है जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा, समान अवस्था में, ये बात हम बार बार बताते हैं, समान अवस्था में मतलब बिना उससे किसी प्रकार के परिवर्तन किए, समान अवस्था में कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन या निरावेशित होता है। दोनों सेम शब्द है, उदासीन या निरावेशित, चाहे आप उसको उदासीन कहिए या निरावेशित कहिए। तो समान अवस्था में कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन या निरावेशित होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहीं से यहां तक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के परिमाण, परिमाण मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन का पावर है उसका परिमाण प्रत्येक प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है। मतलब हम आपको नीचे बताएंगे कि परिमाण कितना होता है। यानी कि समान अवस्था में कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का परिमाण जितना होता है उतना ही प्रोटॉन के धन आवेश का परिमाण होता है। परिमाण कहे के मतलब हम आपको बता दें, जैसे आप 10 न्यूटन कहते हैं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन में 10 परिमाण हो गया और न्यूटन बता रहा है कि बल है। जैसे आप बोलते 5 केजी, तो 5 परिमाण हुआ और केजी उसका मात्रक हुआ। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर परिमाण मतलब हुआ कि कितना उसमें मान है, आंकिक वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, ये हुआ परिमाण। लेकिन जो भी होता है आवेश वो दोनों बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। पहला रीजन तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो परिमाण होते हैं वो बराबर होते हैं, पहला कंडीशन। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, हम जस्ट बताएं, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो ऐसे स्थिति में इसके अतिरिक्त प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी P बराबर E होता है। अर्थात प्रत्येक परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा, जितना धन आवेश रहेगा, हमारे 50 गो धन आवेश है तो 50 गो ऋण आवेश होना चाहिए। ऐसा होता है परमाणु में। समान अवस्था के परमाणु में प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये चाहे मात्रा बोलिए, वो दोनों बराबर होता है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि समान अवस्था में परमाणु क्या होते हैं, तो उदासीन होते। क्यों? 2 रीजन के साथ। पहला रीजन है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जितना भी आवेश का परिमाण होगा उतना ही धन आवेश के ऊपर भी परिमाण बराबर होगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा। तो ऐसे स्थिति में है ना, एक तो धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, तो दोनों परिमाण समान रहने के कारण से दोनों आपस में घट जाएगा और घटने के बाद वैल्यू शून्य हो जाएगा, और शून्य का मतलब होता ही है उदासीन। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, अगर उसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 प्रोटॉन है, और दोनों की संख्या यदि बराबर है तो ऐसे स्थिति में भी उदासीन होगा। तो उदासीन होने का 2 कंडीशन है, आपको बता दिए। देखिए कण, ये इंपॉर्टेंट है कि अब परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण होते हैं। हम तीनों को डिटेल्स बता रखा है। प्रकृति में नेचर कैसा चार्ज उस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है,
न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। हाँ, यही बात कह रहे थे हम परिमाण के बारे में कि कितना परिमाण होता है एक ऋण आवेश पर, एक धन आवेश पर। तो ऋण आवेश पर यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। माइनस इसलिए यहाँ पर पहले चिन्ह लगाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस चिन्ह लगाए इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन धनात्मक होता है, तब 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। देखिए दोनों का परिमाण सेम है, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन प्रकृति अलग अलग है इसलिए दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देगा और ऐसे स्थिति में वो उदासीन हो जाता है। न्यूट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही उदासीन होता है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, किसी प्रकार का परिमाण नहीं होगा। दूसरा द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 9.109 गुने 10 के पावर -31 केजी होता है। इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 के पावर -27 केजी होता है और 1.674 इंटू 10 के पावर -27 केजी होता है। सिर्फ इसमें 2 है, इसमें 4 है। यदि ये 3 मौलिक कण है तो सवाल यहाँ से आता है कि परमाणु के तीनों मौलिक कण में सबसे भारी मौलिक कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी मौलिक कण। न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा। अगर सबसे हल्का की बात करें तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं खोज कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्डस्टीन है प्रोटॉन का खोज किया था, जबकि न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। नोट पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर दिए, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन तथा अस्थायी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए अस्थायी कण मतलब स्टेबल, जो भाग लेता ही नहीं है। जैसे परमाणु आयन में बदलने के लिए अगर भाग लेता है तो केवल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और चक्कर लगाने का मतलब वो स्थिर नहीं है, इसलिए उसमें लग जाएगा शब्द अस्थायी। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अस्थायी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्यों न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है? क्योंकि वो एक समझिए कि नाभिक के अंदर बंद रहता है और उसकी कोई भूमिका नहीं है परमाणु से आयन में बदलने के लिए, इसीलिए अस्थायी कण जो होंगे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और अस्थायी जो कण होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने हर पॉइंट को रखा है डिटेल्स। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, लेकिन याद रखिए कि अगर इसको आप मेहनत से कंटिन्यू वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसा उम्मीद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। पहले आप बनाए रखिए वीडियो में। नेक्स्ट आप देखिए 4 नंबर का कोई भी परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी परमाणु उदासीन या निरावेशित अवस्था से आवेशित या आयनित अवस्था में आना चाहता है। दो शब्द का हम इस्तेमाल किए, दोनों शब्द सेम है। कोई भी परमाणु, क्योंकि जानते हैं कि समान अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, तो कोई भी परमाणु उदासीन या निरावेशित अवस्था से, अपने मूल अवस्था से आयन या आवेशित अवस्था में आना चाहता है, चार्ज होना चाहता है, आवेश उत्पन्न करना चाहता है, परमाणु से आयन बनना चाहता है या परमाणु से आवेशित होना चाहता है, तो याद रखिए केवल इलेक्ट्रॉन में ही परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉन में ही परिवर्तन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण होते हैं। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा परमाणु भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हम बता दिए पहले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु भार कहलाता है। तो जब प्रोटॉन बदल ही नहीं रहा, न्यूट्रॉन बदल ही नहीं रहा, तब कौस है कि उसका भार भी नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कोई परमाणु आयनित होता है, आयन बदलना चाहता है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में ही परिवर्तन होता है। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उसके भार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यही बात हमने लिखा है। 5 नंबर, जब कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, कोई भी चाहता है परमाणु के हम आयनित हो, आयन बनकर नए कंपाउंड का निर्माण करें या आयनित होकर के अपना अष्टक को पूरा करें, कोई भी चाहता है कंपाउंड का निर्माण करे, अष्टक को पूरा करे, तो जब कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वो धनावेशित या धन आयन में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। अब सोचिए जब धन आयन में बदलेगा तो हम क्या बताएं कि बदलाव किस में होता है? तो बदलाव केवल इलेक्ट्रॉन में होता है, तो प्रोटॉन में तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल आप समझिए बेहतर तरीके से। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सोडियम है, अभी सोडियम परमाणु है, समझिएगा ध्यान से, और यही सोडियम आयन में बदलना चाहता है, ये हो गया आयन, लेकिन ये हो गया आपका धन आयन, ये धन आयन हो गया। अब अगर हम लोग बात करें ऋण आयन का, देखिए जैसे हो क्लोरीन, तो ये हो गया अभी परमाणु, और क्लोरीन माइनस, तो ये हो गया ऋण आयन, ऋण आयन। अब देखिए समझिए कंडीशन, जब ये परमाणु अवस्था में है, जब ये परमाणु अवस्था में है, तब इसमें परमाणु की संख्या 17 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा। जैसे ये आयन में बदल गया था, आयन में बदलता था वो पहले बताएं, कोई भी परमाणु यदि आयन में बदलता है तो केवल इलेक्ट्रॉन में बदला होगा। इसका मतलब कि कौन से आयन बदल रहा है, ऋण आयन में, और जब ऋण आयन बदलता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। डिपेंड करता है किसकी संख्या कितना है, कितना 8 को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसके अंतिम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 से 8 बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए। तो ऐसे स्थिति में 1 माइनस ऊपर लगा दिए, इसका मतलब इसमें किसमें वृद्धि हो गया, परमाणु संख्या में बदलाव नहीं होगा, 17 ही होगा, प्रोटॉन हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये परमाणु था, अब ये ऋण आयन बदला, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसके 72 कक्षा में था यानी 7 था, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया, तो पहले तो फिर कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 17, अब कितना हो गया, 18। तो बदला कौन नहीं, प्रोटॉन नहीं बदला, परमाणु संख्या नहीं बदला, और ऐसे स्थिति में इसका न्यूट्रॉन भी नहीं बदलेगा। अगर आप इसको चेक कीजिएगा, इसका ए बराबर 35.5 होता है, यहाँ भी ए बराबर 35.5, यानी परमाणु भार 35.5 और परमाणु भार 35.5। जब प्रोटॉन नहीं बदल रहा है और ए नहीं बदल रहा, तो न्यूट्रॉन भी नहीं बदलेगा। कारण क्या है कि ए बराबर पी प्लस ए होता है, ए 35.5 है और प्रोटॉन 17 है, आई हो गया न्यूट्रॉन। तो ऐसे स्थिति में घटाएंगे तो घटाने पर जो भी वैल्यू आएगा तो वो बदलेगा नहीं, ना इसमें बदलेगा और ना इसमें बदलेगा। क्यों, जब प्रोटॉन ए में बदलाव नहीं हो रहा है तो न्यूट्रॉन में भी बदलाव नहीं होगा। दिमाग में हटा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया कि क्या कहा कि जब कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। बदला कौन नहीं, तो देखिए आप देखिए आयन हुआ ये, इसमें देखिए प्रोटॉन कितना है, 17, इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। तो वृद्धि कौन हुआ, वृद्धि हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब कि ऋण आयन हो गया। देखिए ऋण आयन है कि नहीं, इसका मतलब प्रोटॉन जस के तस रह गया, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने समान अवस्था से वृद्धि हो गया। तब ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो पूरा ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ हम लोग आते हैं सोडियम की बात करते हैं, तो परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, और उसके बाद आपको बात करते हैं यहाँ पर तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर देखिए ये धन आयन बदला, धन आयन मतलब समझ लीजिए इनके अष्टक में 2 8 1 है, 2 8 1 यानी 1 है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये 1 त्याग करके अपना 8 पूरा करना चाहता है, इसको बाद त्याग दिया तो 1 प्लस, तो त्यागा तो इसमें जेड में बदलाव नहीं होगा, 17 परमाणु, जेड मतलब परमाणु संख्या, तो जेड में बदलाव नहीं होगा 17, पी में भी बदलाव नहीं होगा, सॉरी जेड 11 और प्रोटॉन भी 11। ऐसे स्थिति में जेड 11 और प्रोटॉन भी 11, और ऐसे स्थिति में आपका ए में बदलाव नहीं होगा 23 और एन में बदलाव नहीं होगा 12, क्योंकि पी और ए में बदलाव नहीं हुआ। देखिए पी और ए में बदलाव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग चुका है। तो बताइए, अब तुलना कीजिए, आयन बनने के बाद कौन बड़ा हो गया, प्रोटॉन, कौन छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बदलवे नहीं करता, बदलता कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बदलने के कारण से तो बदलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कोई भी परमाणु जब आयन बदलता है तो इलेक्ट्रॉनों में ही परिवर्तन होता है, प्रोटॉन जस का तस रह जाता है। इसीलिए प्रोटॉन जस का तस रहने के कारण से कभी प्रोटॉन की संख्या वृद्धि होती है,
इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा आपका भी प्रोटॉन की संख्या कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि धान आयन सिंबल है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा वो धान आयन तक, किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन का, इसमें धान आयन। यहाँ पर आपका कौन ऋण आयन में किसकी संख्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया ऋण आयन। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बताएंगे, जैसे ही देखिएगा सिंबल तो समझ जाएगा कि समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसीलिए इससे ज्यादा हो गया, समान अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा इसीलिए प्रोटॉन बड़ा हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता दिए कि जब कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनावेश स्थिति या धान आयन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्रोटॉन जस का तस रह गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, अब प्रोटॉन उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन में वृद्धि हो गई, इसीलिए P बड़ा, इसीलिए पूरा धान आयन हो गया। जब कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कौन बड़ा? इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा, P में कोई बदलाव नहीं आया। हम आपको एग्जाम्पल पर बताए थे, एग्जाम्पल क्लोरीन के लेकर के, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका बड़ा, इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया तो पूरा आपका ऋण आयन हो गया। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन की अहम भूमिका है। तो हेडिंगे है विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल आपको बताएं। इस बार जो भी वीडियो लेकर आएंगे आपको टू द पॉइंट द एनसीईआरटी में रहेगा, इतना आप समझ गए तो परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फार्मूला सिर्फ प्रूफ करना होता है फिजिक्स में। अब एक लास्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक एवं विमीय सूत्र। इससे खूब सवाल आता है, इसलिए जितना आता है सब लिख दिए। पहला, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुना सेकंड, या फिर इसको कूलाम कहते हैं, शॉर्ट में इसको कूलाम कहते हैं। कैसे? फार्मूला देखिए, I बराबर Q बाई टी, आप जानते हैं I बराबर Q बाई टी होता है, Q आवेश है, T समय है, यानी आवेश बटा समय धारा का फार्मूला होता है। यहाँ Q बराबर निकाले तो Q बराबर आई टी। आपको पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हो गया आवेश का एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही शॉर्ट में कूलाम कह देते हैं। इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, या शॉर्ट में आप इसको कूलाम कहिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप देखिए आवेश का सीजियस मात्रक, तो सीजियस मात्रक होता है आपका सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर होगा, जी से आपका ग्राम होगा, एस से सेकेंड होगा। तो यानी कि आवेश का सीजियस मात्रक स्टैट कूलाम, ईएससी, इसको अगर अंग्रेजी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक स्टैट कूलाम होता है या फ्रैंकलिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आवेश का सीजियस मात्रक स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। अगला, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, एफआर, तथा सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। चौथा, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, देखिए ईएसी हुआ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर विद्युत इकाई। आई हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये यहाँ पर हो गया विद्युत चुंबकीय इकाई। इसका मतलब कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आई है स्थिर विद्युत मात्रक स्टैट कूलाम। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक 1 कूलाम होता है। यहाँ पे देखिए 5 में 1 कूलाम आवेश बराबर सीजियस में कितना होगा, तो सीजियस मात्रक है ना, तो 1 कूलाम आवेश बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम होता है। इधर हम ए साई रखे, इधर सबका आंसर सीजियस में है। तो सवाल भी आता है कि 1 कूलाम बराबर कितना स्टैट कूलाम, तो 3 गुने 9 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम, या इसको कह सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि चाहे आप स्टैट कूलाम कहिए या फ्रैंकलिन कहिए। नेक्स्ट है 1 कूलाम आवेश बराबर कितना एब कूलाम होता है, तो 1 बटा 10 एब कूलाम होता है, यानी कि 1 कूलाम आवेश बराबर 1 बटा 10 EMU भी कह सकते हैं इसको, EMU यानी एब कूलाम, यानी कि आपका स्टैट कूलाम भी पूछ देता है, एब कूलाम भी। उसका 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। उसके बाद 1 कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, और इधर भी आप देखिएगा, इधर भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 1 कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए 9 नंबर, आवेश का बीमा 80 होता है, याद रखिएगा आवेश का बीमा 80 होता है, इसको रख लीजिए कि आवेश का बीमा 80 होता है। उसके बाद कैसे 80 होता है आपको बता देंगे, ऐसे भी आपको आसान है, ये बताएंगे। अब उसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बताइए कि
विद्युत चुंबकीय इकाई यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, और एक होता है स्थिर विद्युत मात्रक का अनुपात किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के चाल के लगभग के बराबर होता है। तो ऐसे प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ होता है, लेकिन यहाँ पर 10 तो लगभग है, ऐसा आता है कि बताइए कि एक EMU बटा 1 USU बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर सवाल यहाँ से भी आए तो 1 EMU बराबर कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर गुना हो जाएगा 1 ESU होता है। तो इस तरीका से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश संमात्रक और विमीय सूत्र, ये थोड़ा याद करने वाला कंसेप्ट है, इसको याद कीजिए। और हम लोग अगले दिन आएंगे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, क्वांटमीकरण आएंगे, और इस तरीका से धीरे 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 वीडियो लंबा होगा, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप पढ़िएगा कि लया कि हाँ फिजिक्स हम पढ़े हैं। कल धैर्य बनाइए, आप कंटिन्यूटी रहिए, वीडियो को जितना देख सकते हो उतना फायदा होगा। और जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, इससे बेहतर पीडीएफ बनाए हैं और इसको हम समझाने का प्रयास किया अपने शब्दों में। अगर आपको बेसिक मजबूत है तो आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, यहीं तक। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम पे भरोसा करें, हम आपको एक अच्छा बेहतर कंसेप्ट देंगे। तो जय हिंद,